oogenesis का मतलब होगा द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेच्योर ओवम। इससे पहले आप स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ चुके हैं, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। तो जब ओवम का फॉर्मेशन होगा तो क्या कहलाएगा? oogenesis। पहले एक रफ में कहानी समझ लेते हैं, फिर फेयर डायग्राम बना लेंगे। देखिए इतना तो आपको पता है, आपने ओवरी का कट सेक्शन पढ़ रखा है कि बात शुरू होगी उगोनिया से। उगोनिया से बनेगा प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte से बनेगा सेकेंडरी oocyte, और फिर सेकेंडरी oocyte से बनेगा ओवम। ठीक है, अच्छा। दूसरी बात यह कि आपको ये बात बताई गई थी कि जब बच्ची यूट्रस में होती है तो उगोनिया बोला जाता है, और जब डिलीवरी होने वाली होती है उससे पहले ऑल द उगोनिया रिप्लेस्ड बाय प्राइमरी oocyte। तो यानी जब बच्ची दुनिया में आएगी उस वक्त उसकी ओवरीज में प्राइमरी oocyte हो, ठीक है ना। फिर ये प्राइमरी oocyte चेंज होगा सेकेंडरी oocyte में। जिस तरीके से आपने वहाँ पर पढ़ा था स्पर्मेटोजेनेसिस में कि सबसे इंपॉर्टेंट नाम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है क्योंकि ये हैप्लॉइड होते हैं, इसी तरीके से यहाँ पर भी ये नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि हैप्लॉइड होते हैं। अब अगर ये हैप्लॉइड है तो बनेंगे मियोसिस से पहले क्या होगा? मियोसिस फर्स्ट, उसके बाद फिर क्या होगा? मियोसिस सेकेंड। ठीक है, अब कहानी थोड़ी समझने की ये है कि उगोनिया से लगातार उगोनिया बनते रहते हैं और उगोनिया से बनेंगे प्राइमरी oocyte। तो एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑल द उगोनिया रिप्लेस बाय प्राइमरी oocyte। जब बच्ची दुनिया में आई तो उस वक्त उसकी ओवरी में प्राइमरी oocyte। लेकिन जब सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है इसे तो हम ओवुलेशन बोलते हैं, याद होगा आपको ओवरी कट सेक्शन से। और आपको ये बात भी याद होगी ओवुलेशन तो जब होगा जब एक बच्ची कम से कम 10-12 साल की होगी। ओवुलेशन होने के बाद तो फिर ब्लीडिंग भी होने लगती है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल वाली पूरी कहानी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इधर जब बच्ची पैदा हुई तो प्राइमरी oocyte है, प्राइमरी oocyte एंटर किया मियोसिस फर्स्ट में। लेकिन ये मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुआ जब बच्ची 10-12 साल की हो गई, यानी जब वो प्यूबर्टी में एंटर कर गई। समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब मियोसिस फर्स्ट 10-12 साल तक रुकी रहती होगी। हाँ, मियोसिस फर्स्ट 10-12 साल तक रुकी रहती है। अब मियोसिस में तो कई सारी स्टेजेस होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। कौन सी स्टेज में? तो मियोसिस फर्स्ट रुकी रहती है प्रोफेज फर्स्ट। किसमें? प्रोफेज फर्स्ट में। और जस्ट बिफोर ओवुलेशन ये मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगी और एक से बनेंगे 2 सेल, एक कहलाता है सेकेंडरी oocyte और दूसरा कहलाएगा फर्स्ट पोलर बॉडी। क्या कहलाएगा? फर्स्ट पोलर बॉडी। पहले सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा और फिर फर्स्ट पोलर बॉडी। क्योंकि मियोसिस फर्स्ट से बने हैं तो ये दोनों ही हैप्लॉइड होंगे। ठीक है ना। आपने उधर सुना था कि जोना पैलोसिडा और विटलाइन मेम्ब्रेन के बीच में पेरीविटलाइन स्पेस होता है, याद आ रही बात? तो ये पोलर बॉडी उसी पेरीविटलाइन स्पेस में चली जाती है। मैं आपको बताऊंगा ये पूरी बात। मुझे आपको बात ये बतानी है कि प्राइमरी oocyte एंटर हुआ मियोसिस फर्स्ट में, लेकिन मियोसिस फर्स्ट रुकी रही 10-12 साल तक, और जब एक बच्ची प्यूबर्टी में एंटर हुई तब मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुई, इधर सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ और साथ में फर्स्ट पोलर बॉडी। तो सवाल बनता है फर्स्ट पोलर बॉडी कब रिलीज होती है? जब ओवुलेशन होता है, यानी जब सेकेंडरी oocyte रिलीज होती है। ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा? ये एंटर कर जाए मियोसिस सेकेंड में, मियोसिस फर्स्ट का मियोसिस सेकेंड होता है। सेकेंडरी oocyte से जब ओवम बनता है तो ये मियोसिस सेकेंड जब कंप्लीट होगा जबकि इस ओवम के अंदर एंट्री होगी स्पर्म की, यानी कि जब सेकेंडरी oocyte में एंट्री होगी स्पर्म की तब जाके मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होगी और ओवम बनेगा। अब यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये है स्पर्म की एंट्री तो तब होगी जब वो फीमेल सेक्शुअल इंटरकोर्स करेगी। इसका मतलब ये होगा कि जब तक कि कोई फीमेल सेक्शुअल इंटरकोर्स नहीं करेगी तो उसकी ओवरी से सेकेंडरी oocyte ही रिलीज होगा, वो आगे ओवम में कन्वर्ट नहीं होगा। सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा, वहीं पर बात खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर सेक्शुअल इंटरकोर्स होता है वो स्पर्म सेकेंडरी oocyte के अंदर यानी कि उस ओवम के अंदर एंटर कर जाता है। अभी ओवम लफ्ज़ नहीं बोल रहे, हम सेकेंडरी oocyte ही बोलेंगे। अब जैसे कि मान लीजिए कि ये मैं आपको डायग्राम से याद दिलाता हूँ, आपने जब ओवरी से रिलीज़ करवाया था सेकेंडरी oocyte को तो आपने उसके बाहर इस तरीके से जोना पैलोसिडा दिखाई थी, अंदर इसका न्यूक्लियस दिखाया था और बाहर आपने रेडियली इलोंगेटेड सेल्स दिखाए थे, कोरोना रेडिएटा। याद आ रहा है आपको? अब होगा ये कि इसी में स्पर्म की एंट्री हो जाएगी, है ना। तो स्पर्म्स अपने एक्रोजोम से कुछ स्पर्म लाइजेंस निकालेंगे, उन्हें रास्ता मिलेगा और एक स्पर्म को एक अंदर आ जाएगा। जैसी स्पर्म की एंट्री अंदर होगी मियोसिस सेकेंड कंप्लीट हो जाएगी और ये सेकेंडरी oocyte चेंज हो जाएगा ओवम में। इस हैप्लॉइड ओवम को ootyd भी बोला जाता है। ये हैप्लॉइड होगा। हैप्लॉइड कहने से मतलब क्या है कि अभी स्पर्म की एंट्री तो अंदर हुई है, वो स्पर्म का न्यूक्लियस ओवम के न्यूक्लियस से फ्यूज नहीं हुआ, सेकेंडरी oocyte के न्यूक्लियस से फ्यूज नहीं हुआ। फ्यूजन से पहले ही बस एंट्री हुई और इधर ही सेकेंडरी oocyte चेंज हो गया ओवम में ootyd में। क्योंकि ये
इन दोनों के फ्यूज होने से पहले ही चेंज हो जाता है, इसलिए स्पर्म की एंट्री के बाद भी एक ऐसा है हैप्लॉइड। ठीक है। दूसरी बात आपको याद ही करनी है कि इधर मियोसिस सेकंड जब कंप्लीट होगी तब भी एक से दो सेल बनेंगे, तो इधर एक सेल तो बनता है ओवम और दूसरा सेल बनता है सेकंड पोलर बॉडी। तो सवाल पूछा जाता है सेकंड पोलर बॉडी कब रिलीज होगी, तो आप बोलेंगे जब ओवम बनेगा। सवाल पूछा जाता है कि ओवम कब बनेगा, तो आप बोलना है आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म। जैसे पिछले साल 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था कि आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म बट बिफोर फर्टिलाइजेशन। बिफोर फर्टिलाइजेशन कहने का इसका मतलब क्या था, स्पर्म और सेकेंडरी oocyte का न्यूक्लियस के फ्यूजन से पहले ही बस इधर एंट्री हुई और ये सेकेंडरी oocyte का न्यूक्लियस चेंज हो गया ओवम। या फिर हम कह सकते हैं कि अब तो बस फर्टिलाइजेशन होने वाला है, मेल फीमेल गैमेट का फ्यूजन होने ही वाला है। इसलिए या तो ऑप्शन आपको मिलता है कि ओवम कब बनता है, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, या तो ये ऑप्शन मिलेगा एट द टाइम फर्टिलाइजेशन के समय, या फिर ऑप्शन आपको मिलेगा कि आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म बट बिफोर फर्टिलाइजेशन। ठीक है। अब आप बोलेंगे कि जब मियोसिस सेकंड होगी तो ये एक से दो में कन्वर्ट हो रहा है, ये वाला भी तो कन्वर्ट होगा। तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि फर्स्ट पोलर बॉडी आगे और दूसरी पोलर बॉडीज में टूटती है या डिजनरेट हो जाती है, हम इसके बारे में बहुत ज़्यादा सर्टेन, बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, इसलिए एनसीईआरटी वाले डायग्राम में भी फर्स्ट पोलर बॉडी को आगे उन्होंने टूटा हुआ नहीं दिखाया। तो अगर ये मान लिया जाए कि ये आगे नहीं टूटता है तो इसका मतलब एक पोलर बॉडी है, एक पोलर बॉडी ये है, तो oogenesis के रिजल्ट में आपको क्या मिलेगा, वन हैप्लॉइड ओवम एंड टू पोलर बॉडीज। और अगर ये मान लिया जाए कि ये भी टूट जाएगी तो फिर ये इससे दो पोलर बॉडीज, एक ये वाली पोलर बॉडी, टोटल पोलर बॉडी हो गई तीन। ठीक है। तो एनसीईआरटी ने तो खैर ये बोला है कि एट दिस स्टेज वी आर नॉट वेरी सर्टेन कि वो फर्स्ट पोलर बॉडी डीजनरेट होगी, आगे कंटिन्यू करेगी, आगे फर्दर डिवाइड करेगी। तो हम एनसीईआरटी की बात माने तो एनसीईआरटी की तो ये स्टेटमेंट ही रिपीट हो जाएगी पुराने पेपर से। लेकिन पुराने पेपर में ये दिया हुआ है ऑप्शन कि oogenesis रिजल्ट में बनता है वन हैप्लॉइड ओवम और टू और थ्री पोलर बॉडीज। टू और थ्री इन्होंने क्या बोला कि अगर जैसे टूटी नहीं, डिजनरेट आगे ये नहीं टूटी फर्दर सेकंड पोलर बॉडी, तो एक और एक दो, और अगर टूट गई तो तीन, तो दो या फिर तीन। मैं कह रहा था कि हमारा टॉपिक है oogenesis। oogenesis का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर ओवम। इधर oogenesis के दौरान जब ओवम बनता है तो साथ में बनती हैं पोलर बॉडीज। पोलर बॉडीज दो बनेंगी या तीन बनेंगी। उधर क्या बन रहे थे, चार हैप्लॉइड स्पर्म। तो ये फर्क है, इधर वन हैप्लॉइड ओवम या ओटिड और स्पर्मेटोजेनेसिस बन रहे थे चार स्पर्म। एक बात। दूसरी बात ये कि पैदाइश से पहले सारे के सारे ओगोनिया चेंज हो जाते हैं प्राइमरी oocyte, यानी जब बच्ची पैदा होगी तो उसके ओवरीज में क्या होंगे, प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte एंटर कर जाएंगे मियोसिस फर्स्ट में। मियोसिस फर्स्ट रुकी रहेगी जब तक कि बच्ची प्यूबर्टी में एंटर नहीं कर जाती। अब एक सवाल ये कि 10-12 साल तक मियोसिस कैसे रुकी रहेगी, हमने तो 11th में पढ़ा था एक एनिमल सेल के अंदर सेल साइकिल कंप्लीट हो जाती है 24 आवर्स में। तो यहाँ पर ये जो मियोसिस इतने सालों तक रुकी रहती है उसकी वजह सिक्रीशन ऑफ ग्रेनुलोसा सेल। ये सवाल भी आ चुका है कि ग्रेनुलोसा सेल से कुछ ऐसे खास सिक्रीशन निकलते हैं जिसके वजह से प्राइमरी oocyte अरेस्टेड रहते हैं प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस में। और जस्ट बिफोर ओवुलेशन ये मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगी, प्राइमरी oocyte चेंज होगा सेकेंडरी oocyte में और फर्स्ट पोलर बॉडी। ठीक है ना। फिर ये सेकेंडरी oocyte एंटर कर जाएगा मियोसिस सेकंड में, और मियोसिस सेकंड भी जब तक कंप्लीट नहीं होगी जब तक कि स्पर्म की एंट्री ना हो। जैसे कि 10-12 साल की एज में तो ये सेकेंडरी oocyte एंटर कर जाएगा मियोसिस सेकंड के अंदर। लेकिन सपोज लड़की की शादी का 25 साल की उम्र में होती है तो इस बीच ओवम नहीं बनेगा, सेकेंडरी oocyte तक की कहानी रुकी रहेगी, यानी मियोसिस अटकी रहेगी सेकेंडरी oocyte के लेवल पर। यानी सेकेंडरी oocyte में मियोसिस सेकंड तो स्टार्ट हो गई लेकिन मियोसिस सेकंड कंप्लीट नहीं हो रही। अब जैसे कि यहाँ मियोसिस फर्स्ट रुकी हुई थी प्रोफेज फर्स्ट में, अब ऐसी मियोसिस सेकंड कौन सी स्टेज में रुकी हुई है, तो प्रोफेज के बाद अगली स्टेज कौन सी आती है, मेटाफेज। तो आप बोल देंगे मियोसिस सेकंड अरेस्टेड रहती है मेटाफेज में, यानी कि इधर मियोसिस सेकंड है तो ये मेटाफेज सेकंड ही होगी। खैर, तो इधर सेकेंडरी oocyte मियोसिस सेकंड में एंटर कर जाता है, मेटाफेज स्टेज में अरेस्टेड रहता है, और जैसे ही स्पर्म की एंट्री होगी मियोसिस सेकंड कंप्लीट हो जाएगी और बन जाएगा ओवम या ओटिड और सेकंड पोलर बॉडी। क्या ये बात समझ में आ गई? मैं एक बार फ्रेश डायग्राम बना के आपको पूरी बात बता